अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, रेस्क्यू 1122 आपने सुना भी होगा, आपने इनके एहलकार देखे भी होंगे। शहर भर में, मुल्क भर में आपको ये खिदमत करते नज़र आते हैं। जब कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, जहां आपके पास कोई वसीला ना हो, वहां आप रेस्क्यू 1122 को मदद के लिए बुलाते हैं और इनके एहलकार आपके पास पहुंच जाते हैं, बर वक्त पहुँचते हैं ताकि आपको आपकी फंसी हुई मुश्किल से निकाल सकें। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं इनके पास, तो ये अगर फायर इमरजेंसी हो या फिर वाटर रेस्क्यू हो, एनिमल रेस्क्यू हो, बिल्डिंग सेफ्टी के एतबार से, कम्युनिटी सेफ्टी के एतबार से, एम्बुलेंस सर्विस के एतबार से, रेस्क्यू की किसी भी किस्म की सर्विस या खिदमत अगर आपको दरकार हो तो आप रेस्क्यू 1122 पे कॉल करते हैं और इनके एहलकार आपके पास पहुंच जाते हैं। ये इदारा 2004 में बना था और तब से लेकर अब तक अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुका है। कई जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन किया गया है। मैं इस वक्त क्योंकि इस बिल्डिंग में मौजूद हूँ, यहाँ पर साहब रिजवान नसीर साहब बजाते खुद मौजूद हैं। हम उनके ऑफिस में जाएंगे, उनसे बात करेंगे और रेस्क्यू 1122 काम किस तरह करता है ये उन्हीं से जानेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप भी देखें अगस्त का महीना है और बारिशें हो रही हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी जो खिदमात हैं आपके इदारे की, उसको खराज तहसीन हम पेश करते हैं कि बहुत काम करें। मुझे बताइए ये जो जगह है यहाँ से किस तरह मॉनिटर किया जा रहा है? आप ये देख सकती हैं कि ये हमारा पूरा एक अब हम एक पेपर फ्री ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और सारा का सारा मॉनिटरिंग यहाँ से की जाती है। तो अगर आप ये देखें तो हर एम्प्लॉई से लेकर, हर गाड़ी से लेकर और जितनी एमरजेंसीज़ हैं जो कॉल आती है उसका सारा का सारा इस सिस्टम पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर इस वक्त हमारी 4 मेजर एमरजेंसीज चल रही हैं, इसी तरह से 2009-17 इस वक्त हमारी जो व्हीकल्स हैं वो इस वक्त डिप्लॉयड हैं इनटू द फील्ड। तो ये सारा का सारा डेटा जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कितनी हमारी एम्बुलेंसेज हैं, फायर रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, स्पेशलाइज्ड वैन्स हैं और ड्यूटी वैन्स हैं। इसी तरह जब अभी हिल टॉरेंट्स आए हैं साउथ पंजाब के अंदर, तो वहाँ पर भी इस वक्त हमारी टीमें जो है वो ऑपरेट कर रही हैं और लोगों को उन्होंने बर वक्त निकाला। इसी तरह पिछले साल जब दरियाए सतलुज के अंदर सारा पानी आया है तो उसमें काफ़ी सारा बहुत अरसे बाद वहाँ पर आया, 3,18,000 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। हम आपको दिखाते हैं अगला स्क्रीन। अगर सर वो भी दिखाइएगा, साथ ये भी बताएं कि मॉनिटरिंग सिर्फ यहाँ से हो रही है? जी, हर ज़िले के अंदर अपना एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम होता है। सो जो कॉल आती है वहाँ पे जाती है, लेकिन कॉल उन्होंने सही तरह ली या नहीं ली उनको रिकॉर्ड उनको पर सुना जाता है और यहाँ से हम थ्रू डैशबोर्ड उनको पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो यही उनका फीडबैक लेना और 95% से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देना ये आसान काम नहीं है। फील्ड के अंदर वो रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखना इस रश में, उसके लिए हमने फिर मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की। ये आप देख सकती हैं डेली की हमारी इमरजेंसी से पीछे ये देख सकती हैं कि कल जिस तरह हमारी थी 6,709 एमरजेंसीज़ हुई, जिसमें मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं, रोड ट्रैफिक हादसात हैं यहाँ पे। बल्कि मैं आपके चैनल के से ये लोगों से अपील भी करूँगा, कल के सिर्फ 1207 ट्रैफिक हादसात हैं, जिसमें जो है वो तकरीबन आपकी 8 डेथ्स हुई हैं और इसमें अगर आप देखें तो 532 लोग अस्पताल में दाखिल हुए, यानी वो कोई ना कोई माजूरी लेके वहाँ से जाएंगे। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आज रेस्क्यू हर वक्त आपको रेस्क्यू करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी जान को ख़तरे में मत डालें। 80% इसमें मोटरसाइकिल इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से सिर्फ अगर वो साइड लेन में चलाएं और 50 से अपनी स्पीड कम रखें तो उनकी सिविरिटी जो है, सीरियस चोट लगने की, वो चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह फायर के केसेस हैं, इसी तरह डिलीवरी है, क्राइम है, प्रॉबेबल सुसाइड है। क्राइम इंसिडेंट्स भी आपके पास आ रहे हैं? क्राइम इंसिडेंट्स भी हमारे पास आते हैं। 97 कल ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ पे कोई बंदा शख्स या ज़ख्मी हुआ होगा या उसको किसी ने खिला दिया होगा कुछ और वो हमें इस हालत में मिला होगा, तो उनको भी हम जो है, बल्कि मैं लोगों से भी कहूँगा जब सफ़र कर रहे हैं ख़ास तौर पे अगर कोई आपको चीज़ ऑफ़र करे तो बड़ा समझ के, बिकॉज अक्सर हमें बसों के जो बस स्टेशन पे जाके इस तरह के लोग मिलते हैं जहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। सर, इसमें कराची कहाँ है? इसमें ये पूरा पंजाब है, तो पंजाब के तमाम ज़िले यहाँ पे हैं और बाकी प्रोविंसेस को हम यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं। जिस तरह I was wondering कि अगर 97 क्राइम रेशोज हैं तो कराची से कितने आए होंगे? ये कराची वालों से भी हम डेटा लेंगे और उसे शेयर करेंगे कि वहाँ पे भी जो है वो सारे नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं। सो ये हमारा वो है, आगे दिखा। सो ये इसी तरह से मोटर बाइक सर्विस शुरू की जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसी तरह से जिस तरह मोटर बाइक ने आज तकरीबन 24 लाख एमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्ड किया और औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट से कम बरकरार रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट। सो ये हमारी अब तक की परफॉर्मेंस है, जो कि सारा का सारा एक एक चीज़, डेटा और चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि उससे हम क्वालिटी एश्योरेंस और फीडबैक ले सकें। नेक्स्ट। इसी तरह से ये हमारा बाकायदा रिसर्च होती है इसके ऊपर, ताकि
किसकी वजह से हादसात हो रहे हैं, किस तरह हमें इंजरी प्रिवेंशन करना है, तो 80% इसमें सर यही मैंने सुना है कि अगर किसी के इदारे की तरक्की का मयार चेक करना है तो R&D देखनी है। सो दिस इज दैट R&D थ्रू आउट। देखिए एविडेंस बेस्ड जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप कोई भी डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाए। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आप वैसे लोग बैठे हुए अपना वो एक स्पेकुलेशंस कर रहे होते हैं। जब तक आपके पास एविडेंस बेस्ड डेटा होगा उससे वो फिर हमारी पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस जो थी अस्पतालों की, सर ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? ये ब्लिंक इसलिए कि इस वक्त ये ऑनगोइंग इमरजेंसी अगर चल रही है या कॉल आई हुई है तो उसको जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा। तो ये कोई शिफ्टिंग है, किसी ने रिक्वेस्ट की है तो वहाँ से अब शिफ्ट हो रहा है, राजनपुर से ये रहीम यार खान जा रहा है पेशेंट, तो ये उसको हम क्रिटिकल पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। और अभी इसी की स्ट्रेंथ में जब हमने डेटा एनालाइज किया तो 1540 केसेस ऐसे थे जिनको 4 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा। सर इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी है आपका इदारा, तो उसके लिए आपकी ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो कितनी मुआविन होती है? वो देखिए जो रिसर्च डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा, मसलन अगर हमें एमरजेंसीज़ हैं, किसी एक जगह से हमें ज़्यादा एमरजेंसीज़ आ रही हैं तो ये मैं आके आपको सिस्टम में दिखा सकते हैं। शुरू में आइए कि हम वो उसको प्लॉट भी करते हैं। ये ऊपर आ जाए और नीचे आ जाओ। ये अगर आप देखें ये हॉट जोन्स देखते हैं कि जहाँ पे एमरजेंसीज ज़्यादा हैं वहाँ पे आपको हम एमरजेंसीज़ के वसाइल जो हैं वहाँ पे ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे। सो बाकी जगह जहाँ पे नंबर ऑफ़ एमरजेंसीज कम है वहाँ पे उसका डिप्लॉय करने का फ़ायदा नहीं। सो ये है एविडेंस बेस्ड जहाँ पे आपको आसानी होती है कि सही आप उनको इस्तेमाल कर सकें रिसोर्स को। और एंड में अगर आप देखें जी, ये इससे पीछे ये कोविड के अंदर जब कोई बंदा शख्स जाने को करीब तैयार नहीं था, चूँकि हमारे लोगों की ट्रेनिंग थी, उस वक्त भी हमने उस इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड किया और 23,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया। इवन घर वाले जिस वक्त करीब जाने को डरते थे उस वक्त हमारे रेस्क्यूअर्स ने जाके किया। और उसके बाद अगर नहीं, ये साथ साथ आप देखिए 4,200 लोग जिस वक्त उनकी डेथ हो जाती थी इंतकाल, तो उस वक्त भी कोई करीब जाने को तैयार नहीं था, तो इवन उनको डिग्निफाइड बरियल भी हमने दिया। सो आप इससे ही अंदाज़ा कर सकती हैं। और यही ट्रेनिंग की बदौलत आज अगला, तो इसमें जो है आज हम पहला यूनाइटेड नेशंस से सर्टिफाइड इदारा है जिसकी वजह से हमने टर्की में भी रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे भी हमने बहुत सारे लोगों की जो है कुछ ज़िंदगियाँ भी बची और तकरीबन 150 के करीब हमने बिल्डिंग्स सर्च की। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात थी पाकिस्तान के लिए कि पूरे जनूबी एशिया के अंदर हम पहली टीम बने जिसको। सर हमारी टीम को ट्रेनिंग के लिए बाहर कहीं भिजवाया जाएगा? ये जो हमारे एहलकार हैं जो हम वक्त तैयार रहते हैं अपने नौजवानों की खिदमत के लिए, क्या इनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी? जी बिल्कुल दी जाती हैं और ये एक रेगुलर ऑनगोइंग एक सिस्टम है जिसमें हम अपने ट्रेनर्स को बाहर से ट्रेन कराते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 16,000 लोगों को बाहर भेजना तो मुश्किल है, तो इसलिए, लेकिन उनको फिर वो आके हमारे जो है वो बाकी लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं। सर एक ब्रेक, की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमें अब कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? जी हम आपको अब दिखाएंगे कि आज ये हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है, जो पूरी वाटर सर्विस है, जो रेस्क्यू सर्विस जो कि फ्लड में काम करती है, कम्युनिटी ट्रेनिंग, फिर उसके बाद हमारी ये अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, फायर सर्विस और ये एम्बुलेंस सर्विस, इनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है। ठीक है रिजवान साहब, इतना मुश्किल काम। बिल्कुल। नाजरीन अभी क्योंकि काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं और देखते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर के रिजवान साहब हमें कौन सी साइट पर लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर जो टीम्स हैं वो किस तरह काम कर रही है। रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस वक्त मैं उस पोजीशन पर मौजूद हूँ जहाँ ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CPR ट्रेनिंग हो रही है, फायर रेस्क्यू के लिए ट्रेन किया जा रहा है, यहाँ फ्लड रेस्क्यू के लिए मौजूद हैं। लेकिन अब क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं और रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि उन्हीं से इस पर मज़ीद बात करें। सर मुझे बताएँ कि अब हम कहाँ से देखना शुरू करेंगे कि क्या होता है? तो मैं आपको बाकायदा एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में वेलकम करना चाहता हूँ और ये हमारे 500 लोग इस वक्त सिंध के लोग हैं जिनको ट्रेन हो रहे हैं और ये यहाँ से जाके सिंध में भी सिस्टम बनाने के लिए जा। सर सिंध में बहुत ज़रूरत है ठीक करने की, ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में तो बहुत अच्छे हैं, बलूचिस्तान और KPK को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। इनिशियल उन्होंने स्टेप उनकी गवर्नमेंट ने लेना है, हमारी तरफ से उनके लिए ट्रेनिंग और सारी जो भी चीज़ पंजाब ऑफ़र कर सकता है वो उनके लिए अवेलेबल है। एकेडमी ये आज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम सब मुल्क प्रोविंसेस ट्रेन कर रहे हैं। ना सिर्फ ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है बल्कि जनूबी एशिया की ट्रेनिंग करा रहा है। तो ये पहला यूनाइटेड नेशन इंसराग से सर्टिफाइड जो है हमारी टीम यहाँ पे स्टेशन है और यहाँ से हम पूरे जनूबी एशिया का जो पहला सार्क रेस्क्यू चैलेंज था वो भी हमने यहीं पे होल्ड किया था। तो ये आज उस जगह पे मौजूद है। आइए हम ट्रेनिंग आपको अब दिखाते हैं किस तरीके से हम इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, देखिए
कि ये कुएं में जब लोग गिर जाते हैं या घर की या जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस होती हैं, कोई नीचे जाता है वो नीचे ही रह जाता है। तो इन्होंने किस तरह जाना है ये आप देख सकती हैं कि ये ब्रीदिंग एपरेटस पहन के किस तरीके से उतर रहा है नीचे, और इसने एक स्लज सूट पहना हुआ है ताकि वहाँ पे जाके नीचे से रेस्क्यू कर सके। देखिए गिरना नहीं आपने ताकि आपको हमें रेस्क्यू सर वैसे भी एहलकार तो पहले ही आए हम। अच्छा अंदर फ्रॉग्स भी हैं। हाँ देखिए, तो अंदर एक जवान है जिसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। एक बंदा जाता है उसके पीछे दूसरे चले जाते हैं। और मुझे वो बच्चा भी याद है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जो एक बहुत तंग सी पाइप के अंदर चला गया था और उसको निकाला गया था। यस, ये इस किस्म के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। पहले एक बेबसी होती थी, ढूंढ रहे होते थे लोग क्या करना है। आज एक मुनज़्ज़म तरीके से जाके तो इमरजेंसी वर्कर्स जो है वो कर लेते हैं। वरना पहले भी हमारा जो एक बल्कि ज़िंदगी का अगर मैं समझता हूँ अफसोस रहेगा, हमने जब 2001 और 2 में नेशनल रिफॉर्म्स किए, सिविल डिफेंस को हम रिस्ट्रक्चर कर रहे थे, अगर वो इम्प्लीमेंट उस वक्त हुए होते तो शायद जंजले में आधे लोग बच जाते। सो असल चीज़ जो है वो ये है कि आपने ट्रेनिंग कैसी कराई है। बाहर से टीमें आ रही थी जब बरतानिया का इंसिडेंट हुआ, ये हमारा बरतानिया से बाकी जगहों से जब हमारा जंजला आया, हमारा अपना सिस्टम नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ अपना सिस्टम है बल्कि हम दूसरों को आज हेल्प कर रहे हैं। ये आप देख सकती हैं, इसमें सारा ये ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है, इसी के अंदर रेस्क्यू का सामान होता है। ये हमारी अगर वाटर रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो सब कुछ हमने इसी में दिया हुआ है ताकि ये ना अलहदा से लोग आ रहे हो, क्योंकि उस वक्त हो सकता है ना। इसी में स्पाइन बोर्ड भी मौजूद है और इसी तरह से आपका यहाँ पे मॉनिटर्स है, वाइटल साइन मॉनिटर, ताकि वो भी सारा देख सके, और ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी मौजूद है। एम्बुलेंस में क्या लाइफ सेविंग फैसिलिटी होती है? सारी ये आप देखें, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम से लेकर वाइटल साइंस का मॉनिटर से लेकर आपका ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर तक स्पेशलाइज्ड में अवेलेबल है। और यही हमने फिर एयर एम्बुलेंस में। सर एक्सीडेंटल केस में अगर वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो? हाँ, 2 बुनियादी चीज़ें जो हम आजकल हर कह रहे हैं लोगों से, जो सीखना है, हर घर में एक फ़र्स्ट एडर होना चाहिए। उसको एक CPR करना जिस तरह आपने किया, 100 बार 1 मिनट में दबाना है और उसको 2 से 2.5 इंच दबाना है। ठीक है, उसके लिए खुद फिटनेस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन और दूसरा है ब्लीडिंग कंट्रोल। जहाँ पे भी आपकी ब्लीडिंग हो रही हो वो कस के, आपके पास दुपट्टा आज अवेलेबल होता है तो उसको कस के बांध दें ताकि वो सेफ़ रहें। फ्लड आया 2010 का, हमने इसको भी चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया। आज पूरा फ्लड का ऑपरेशन 3,18,000 लोगों को हमने पिछले साल निकाला और 2010 के बाद से हमने जब से किया है, आज जहाँ पे भी फ्लड आता है दिन और रात वहाँ पे हम ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। मुझे ये बताएं, आप रिसेंटली कराची से भी होकर आए हैं, बारिशों का सीज़न चल रहा है, पंजाब में इतनी बुरी सूरत हाल है कि पानी यहाँ तक आ गया है, आप रेस्क्यू कर लेंगे? मुझे बताएं निज़ाम कैसे ठीक करेंगे, सड़कें कब बनेंगी या सीवरेज कब ठीक होंगे? इस पे देखिए, मैं सबसे बड़ी जो अपील करता हूँ वो मैं आवाम से अपील करता हूँ। हमें भी ज़िम्मेदार शहरी बनना है। जब हम अपने गटरों के अंदर कूड़ा फेंकेंगे, अपनी ड्रेन्स में कूड़ा फेंकेंगे और फिर कहेंगे यहाँ पे पानी ना खड़ा हो, और हर साल हम अपनी साइडें ऊंची कर देंगे और सड़क को नीचा कर लेंगे, उस पर पानी खड़ा होगा, फिर कहें जी सड़क ना टूटे या पानी वहाँ पे ना खड़ा हो, ये मुमकिन नहीं है। सर एक मुश्किल में हम आपको डालने लगे। ज़रूर, आपके साथ हम एक ड्रिल करेंगे, आपकी मर्जी से बताएं कौन सी होगी? हम आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना सिखाएंगे। हम तो करेंगे, मगर आपके साथ एक ड्रिल होगी, वो कौन सी है? वो हमारी CPR की ड्रिल है। बिकॉज मैं लोगों से भी कहूँगा कि हर घर में एक फ़र्स्ट एडर होना चाहिए। ज़िंदगी बचाने को कल को आपके घर में भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हो सकता है उस वक्त आपको कॉल करने में, उनके आने में टाइम लगे। अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई सिनेरियो है तो वहाँ पे आप जो रोल प्ले कर सकते हैं अपने ही घर में जब बड़ा सानिया होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी अभी हम आपको दिखाएंगे भी और ड्रिल करके भी दिखाएंगे, और उसके बाद लोगों से भी अपील करेंगे कि ज़रूर करें। और इसके लिए बहुत आसान कर दिया है, एक सिर्फ ऐप है कॉल्ड द पाक लाइफ सेवर। अगर आप उस लाइफ सेवर ऐप को जाके डाउनलोड करें, उस पे जाके ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, हमारे करीबी स्टेशन से जाके आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ये अभी देख सकते हैं CPR जो चल रही है। और जब आप वो ले लेंगे तो आपको जाके बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो ये है वो CPR जो कि आपने करनी है, और आप आज को करके भी दिखाएंगे इस वक्त हमारे यहाँ पे। नाजरीन, रिजवान साहब ने मुझे ये टास्क दिया है कि मुझे ये ड्रिल करनी है ताकि मैं ये सीख सकूं कि इमरजेंसी सिचुएशन में, या मेरे ज़रिए आप सीख सकें कि ये होता कैसे है। क्योंकि जब तक वो बता रहे थे मुझे ये समझने में मुश्किल थी कि कितने प्रेशर के साथ उसे प्रेस करना है, और वो कह रहे थे कि ब्रीदिंग देनी है तो ठीक से देनी है। अब मुझे तो नहीं पता था ठीक वाली ब्रीदिंग कौन सी है, बट अब पता चल जाएगा। तो आप देखिए, आपने अपने हाथ सीधे कर लें, अपनी पोजीशन सीधी ले आएँ और आगे हो जाएं, थोड़ा सा और आगे आ जाएं, सीधी ऐसे अपने आप को सीधा कर लें जी। ये देखिए वो पोजीशन देखिए, वो सीधे हैं। ठीक है, अब आप पुश करें नीचे 2 से 2.5 इंच, नीचे टक की आवाज़ आनी चाहिए जी। 1 2 3 4 5। अब आपने 1 सेकेंड, अब हम सिर्फ चंद सेकंड के लिए करेंगे, 30 सेकंड के लिए
इन्होंने करना है 1 मिनट में, इन्होंने सिर्फ 30 सेकंड में 50 बार इसको दबाना है, 50 बार दबाना है। चलें जी, चलें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So, आप 15 16 17 18 19 20 100 Great. ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी, कम से कम आपको एटलीस्ट आपको उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि आपको हेल्प नहीं आ जाती। तो जब तक आप सर हेल्प मुझे नहीं आ जाती। और रिजवान साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, एक फायर ड्रिल हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जहाँ पर एक जगह पर आग लगी हुई है और रेस्क्यू का अमला वहाँ पर आएगा, ये आग किस तरह बुझाई जाएगी। सर मैं चाहूँगी साथ साथ आप मुझे इस बारे में ब्रीफ करें कि फायर इंसिडेंट्स का टाइम भी कोई होता है कि इसे इतनी देर में कवर करना है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है फायर ड्रिल, फायर्स की ट्रेनिंग बाकायदा ज़रूरी है। ये इन्होंने फायर टर्नआउट गियर पहना हुआ है। जिस तरह हमारे बंदे पहले चले जाते थे बाहर से सिर्फ खड़े पानी मार रहे होते थे, वो अंदर आग तक पहुँच ही नहीं रहा होता था। तो आज ये एक चैलेंजिंग टास्क होता जा रहा है और इसमें प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से उन्होंने व्हीकल्स हैं, हमारी रैपिड रिस्पांस व्हीकल है, स्टैंडर्ड व्हीकल है और उसके बाद फिर वाटर बाउज़र है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करके तो उन्होंने फायर फाइटिंग करनी है। ये आप देख सकती हैं, ये फोम है, AFFF फोम, ये पेट्रोकेमिकल फायर्स पे इस्तेमाल होता है। तो ये साथ साथ प्रोसीजर्स हैं जो कि वो साथ जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा सर, कितने कामयाब ऑपरेशंस रहे हैं? आज अब इससे मैं फैक्ट की बेसिस पे ही बात करूंगा तो आज हमने 2,30,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है और बर वक्त रिस्पॉन्स और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक हम 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। सर उन जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका इंतजामात नहीं किए जाते, वहाँ पर बड़े बड़े सानेहात हो जाते हैं, उनसे किस तरह बचा जाए? जी, उनसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस अब इशू हो चुकी हैं, नोटिफाई कर दी हैं गवर्नमेंट ने। जहाँ पे आप करोड़ों रुपया लगा के अपना वेयर हाउस बनाते हैं, अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उनके ऊपर अमल करें। थोड़े से पैसे लगते हैं, बाहर फायर हाइड्रेंट लाल रंग का लगा होता कि हर बार अगर पानी भरने जाएगी तो कभी भी वो इफेक्टिव फायर फाइटिंग नहीं कर सकती। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम वो इनको यकीनी बनाएं। साथ ही साथ जैसे ही हमारा शहरों में हम गए और ट्रैफिक बढ़ी तो उस वक्त हमें मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू करनी पड़ी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनसे बात करना चाहूँगी। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली बाबा। अली बाबा। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि ये वाली बाइक की ज़रूरत कौन से केसेस में पड़ती है? मैम इसकी ज़रूरत है रोड पर किसी भी मतलब हादसा वगैरह होता है तो इमरजेंसी की वजह से ये इसमें मेडिकल वगैरह है। क्या क्या है इसमें? मेडिकल ट्रीटमेंट होती है इसमें। क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? मतलब रोड पर जो भी एक्सीडेंट हो उसके हवाले से। सिवियर ब्लीडिंग के केस में क्या होगा? क्योंकि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते तो वो तो हेड हिट होता है उनका और वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के बायस जान बहक हो जाते हैं। मैम उसके लिए हमें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, इससे ज़्यादा तो आप लोग बाइक पे बिठा के लेके भी जा सकते हैं? नहीं मैम, वो एम्बुलेंस में जाती है। सॉरी, मैं तो पूछ सकती हूँ ना, मुझे नहीं पता। ज़रूरत पड़े तो ले जा सकती हैं। ठीक है। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने अब तक 24 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है और उसमें हमारा औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट रहा है। ये हमें ज़रूरत पड़ी अंदरून शहर में, ट्रैफिक कंजेशन में, शहरों में जो खास एम्बुलेंस का वहाँ पे चलना मुश्किल था। हेड ऑफिस तो यहाँ है ठोकर पर, तो 4 मिनट में कवरेज आप कैसे देते हैं? ये ट्रेनिंग हमारा सेंटर और हेडक्वार्टर्स है जहाँ से मॉनिटर किया जाता है। हर ज़िले में एक ज़िले कंट्रोल रूम है और उसके बाद हर इलाके में स्टेशंस हैं, वहाँ से रिस्पांस किया जाता है ताकि वहाँ से हम रिस्पांस टाइम को बढ़ा। और प्लस अगर हम देखें कि इमरजेंसीज एक इलाके में ज़्यादा है तो उनको हम रीलोकेट भी करते हैं रिसोर्सेज को ताकि वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। और ठीक है। दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, जंजला हो चाहे आग आ जाए, आप देख सकती हैं कि बारिश हो गई इतनी, लेकिन फिर भी जो ट्रेनिंग है वो इसी तरह से जारी है और इसी तरह इन वसाइल में भी हमें काम करना पड़ता है। बिकॉज हम कितने एहलकार हैं हमारे जी इस वक्त पंजाब में पूरे में एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर सर्विस, मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस, इन सबको मिला के कोई 16,000 हमारे एहलकार हैं। और पूरे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा के हैं और इसी तरह से कोई 24,000 के करीब हमारे लोग होंगे जो कि पूरे जो वैसे अब सारे दूसरे प्रोविंसेस में भी मिला के। टोटल 24,000 है जी 24 करोड़ आवाम के लिए। जी अभी ऑब्वियसली इस नंबर की ज़रूरत है, लेकिन अगेन इसमें भी ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप उन वसाइल को बेस्ट प्रॉपेबल मैनर में डिप्लॉय करें। सर अब ये जिस पोजीशन पर हम आ गए हैं यहाँ पर क्या है? ये मॉडल एक है कि जिस तरह से फायर का नीचे इसमें बेसमेंट है
फिर शॉप्स हैं और ऊपर रहने की जगह है, फ्लैट्स हैं। तो ये अब आपको रिस्पॉन्स करके दिखाएंगे कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो अगर आप ये देखें तो इन्होंने ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ है, उसका कितना प्रेशर है और क्या है ये उन्होंने बोर्ड के ऊपर इसको डॉक्यूमेंट किया है, नोट किया है, ताकि जब वो एंट्री कर रहे हैं ताकि उसका भी होगा और कितनी देर तक वहाँ पे अंदर रह सकते हैं। तो तकरीबन 45 मिनट्स जो है वो अंदर निकाल सकते हैं और डिपेंड करता है कितना ब्रीदिंग रेट है और बाकी चीज़ें। फिर सर्च के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, बिकॉज इसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अंदर आकर आप देखें तो इस स्मोक में रहना करना, अंदर जाके आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में रिस्पॉन्ड करना आसान काम नहीं है और जो लोग अंदर होते हैं उनको बाहर लाना भी आसान नहीं होता। आसान नहीं होता। सो ये एक चैलेंज होता है जिसको कि हम साथ साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और उसमें इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह लाइन सर्च करनी है। जी सर। कि हम आपको ये हमारा ये थर्मल इमेजिंग कैमरा है जिसकी वजह से हम अंदर देख सकते हैं सीट ऑफ फायर को भी। अच्छा, यानी इस धुंध में भी इस कैमरे के जरिए, कैमरे से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें नज़र आ जाता है इसमें। ये कैमरे कहाँ से मंगवाए हैं? ये बाहर से आए हैं। हायर बिल्डिंग से अगर आपको रेस्क्यू करना है तो आप वो देख सकती हैं, वहाँ से वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। जैसे कि ये तो हमारे फ्यूचर का विजन है ना कि स्काई हाई बिल्डिंग। अगर ये सेफ़ होंगी तो अब दुनिया में आज से 70 साल पहले से बनी हुई है। न्यूयॉर्क देखिए, लंदन देखिए, सारी जगहों के ऊपर है। सिर्फ हमने जो बिल्डिंगें बना रहे हैं उनको अपना सेफ़ बनाना है ताकि वो लोगों के रहने के लिए सेफ़ हो। अगर कोई इमरजेंसी हो से वहाँ से निकल सके लोग। और अगर कोई ये तो है नहीं, ये आपके मुंह से निकली हुई बातें ये ख्वाब लगती हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग ज़रूर है लेकिन उनसे निकलने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। जी, ये एक ज़रूर है चैलेंज, लेकिन अब जितनी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कम से कम मैं लाहौर में ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ पे जितनी नई बिल्डिंग बन रही है वो बहुत हद तक अपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो। क्या पता आपकी बात से मैं इत्तेफाक ना करती हूँ। हमने तो नया तामीर होने वाला एयरपोर्ट भी देखा था जिसकी छतें टपक रही थी। वो एक अलहदा, मैं हाई राइज, एक और चीज़ है, वो और दुनिया का है। मैं हाई राइज बिल्डिंग जितनी मोस्टली बन रही, देखिए गवर्नमेंट की तो बहुत थोड़ी सी, जो जितने वो बन रहे हैं वहाँ पे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनमें भी हैं। वहाँ पे भी देखिए ये वंस एक कोऑर्ड केस अगर हुआ, बट अदरवाइज़ वहाँ पे बाकायदा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को देखती है, जहाज़ों को मॉनिटर करती है। लेकिन वहाँ पे भी लोग आ जा रहे होते शुरू में अगर कोई नई कंस्ट्रक्शन। वो सर आई एग्री विद यू। नाज़रीन, सर ने जिस तरह के बताया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है और जो भी उनकी तरीक़ाकार है जिस पर किसी भी चीज़ को बेहतरीन बनाया जाए। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका प्रोसेस क्या है कि उसको अपना फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, कितनी चीज़ें दरकार हैं उसको आइडियल बनाने के लिए। सो वी हैव टू फॉलो दोज क्रेडेंशियल्स ताकि आपकी जो आलमी मयार पर तामीरात हैं वो हो सकें। देख सकते हैं कि हम यहाँ स्विमिंग पूल पर पहुँच चुके हैं जिसके बारे में रिजवान साहब ने तो मुझे ये बताया है कि ये सादा सा स्विमिंग पूल नहीं है, इसके अंदर कुएं भी हैं और 12-12 फुट गहराई भी है। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल। ये एक प्रेशर इफेक्ट लेने के लिए कोई 15 से 16 फुट कम से कम नीचे जाते हैं और ये वेल्स में आप डाइवर देख सकती हैं, वो जाएगा और वो जाके वो निकालेगा। और पानी भी ऐसा होता है ताकि वहाँ पे नज़र ना आए, बिकॉज हमारा सारा मिट्टी वाला पानी है ताकि उसके अंदर लोगों को नज़र नहीं आता। तो इसलिए हमें काफ़ी जगहों पे ब्लाइंड सर्च करनी पड़ती है और वहाँ पे एक बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप जाके नीचे डीप उसकी जो डेप्थ में जाके जब सर्च करना पड़ता है। सर इन्होंने तो वो ग्लासेस ही नहीं लगाए हुए, गॉगल्स जिसे कहते हैं। फेस के ऊपर जो है जो हमारे ये तो स्विमिंग के हर रेस्क्यूअर के लिए स्विमिंग आना ज़रूरी है। सो ये उनकी 7 क्लासेस होती हैं। डाइवर के साथ पूरा उसका मास्क होता है जिसके साथ उसने BA सेट यानी ब्रीदिंग अपरेटस साथ पहन के उसने जो है वो एंट्री की है। ठीक है, हमारा साथ वो इस वक्त एंट्री की है। वो देख रहे हैं कि कोई अंदर प्रॉब्ली सुना था कि बच्चा जो है वो गुम गया है, रखा हुआ है। तो जी बच्चा जो है उसको अब लेकर आ रहे हैं रेस्क्यू करके। बच्चा आई सी। हाँ जी, तो देखिए अब वो बच्चे का, और बच्चे का अब CPR आपने दूसरे की थी, बट अब ये देखिए बच्चे की किस तरह से CPR होगी। सर यहाँ पर कौन सी ड्रिल हो रही है? जी ये इंटरनेशनल फायर फाइट चैलेंज होता है जो कि यहाँ पे इस वक्त परफॉर्म हो रहा है। उसमें बाकायदा सारा जितना एक फायर फाइटर को प्रोसेस गुजरना पड़ता है, तकरीबन 35 से 40 किलो लेके जाना, और उसके बाद जो है वो सारा ऑपरेशन जो है वो साथ साथ जिस वक्त वो करते हैं तो वो सारा यहाँ पे होता है। तो कि इसमें सारी के सारे जो स्टेप्स हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ताकि ऊपर जाना 4 मंजिला वहाँ पे जाके होज रील को सर नहीं सर, मैं फिर आपसे एक बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल करूँगी और आपको मुश्किल में डाल दूँगी। मुझे बताएं, ये हमेशा हफीज़ सेंटर में जो आग लग जाती है ये हल क्यों नहीं हो रही? ये हल आई थिंक कुछ जो है वो जब तक अपना सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करते और अपनी तारों को नहीं इम्प्रूव करते और दूसरी चीज़ों को, पेस को आग लग जाती है, ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा?
वो कुछ जो है फिर जो है वो आई थिंक इशूज़ आप उधर पक्का पक्का अपनी टीम तैनात कर दें। हर जगह में पक्के तैनात नहीं कर सकते, इसमें इन्वेस्टिगेट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि क्यों आग लगी। गहरी बात कर रहे हैं। और जी, तो फिर इसलिए उसके हकायक में भी जाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कई जगह पे हमें ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी जगहों से आता है जहाँ पे पूरी फुली डेवलप्ड फायर होती है और लेट कॉल करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इन्होंने क्यों आग लगाई, और जब तक पूरी आग लग नहीं उन्होंने कॉल नहीं किया हमें। मैं समझ गई। ये देखिए साथ ही वहाँ से जहाँ पे ये रेस्क्यू करके ला रहे हैं, ऊपर लोग ट्रैप थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए टीम ने साथ काम शुरू कर दिया। सो ये वहाँ तक डॉली पे जाना, उसको रेस्क्यू करना ज़रूरी था। ये भी 50 किलो का जो है विक्टिम लेकर आए, और अब विक्टिम ऊपर ट्रैप था हाई राइज बिल्डिंग में, तो कुछ विक्टिम्स इन्हें निकाल लिए। अब जो ऊपर विक्टिम था उसको अब ये रेस्क्यू कर रहे हैं, वो आप टीम देख सकती हैं किस तरह से रेस्क्यू कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने उनको विद इन मिनट्स वहाँ से सिक्योर किया, उनको एंकर किया, और इस वक्त अब उनको मुझे ना वीर ज़ारा याद आ गई है उसको देख के। सो इसलिए ये एक मुश्किल प्रोसेस है। और इसी तरह बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना भी, अगर आपको नहीं है कहीं पे भी एक्सेस, तो किस तरीके से आपको चढ़ना पड़ता है, वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ता है, क्लाइंब करना पड़ता है, कितना मुश्किल काम है, उसको भी अकम्प्लिश करने के लिए साथ साथ ट्रेनिंग ड्रिल सारी बनाई गई। ये वो साइट है अक़वाम मुत्तहिदा की जहाँ से सर्टिफाइड साइट है, जहाँ पे हमारी बाकायदा एक एवेल्यूएशन प्रोसेस होता है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग मुनज़्ज़म हुई हुई है, जिसमें आपको सारा कोई आपको वर्टिकल चैनल जाना है, सारे आपको यहाँ पे जो अप्रोचेज एक बिल्डिंग जो कोलैप्स होती है मिल सकता है, वो ये सारा वो इक्विपमेंट है जो हमारी पाकिस्तान रेस्क्यू टीम का है। कितनी रेंज में पता लगेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? देर तक डिपेंड करता है कि कंक्रीट और दूसरी की थिकनेस कितनी है, तो उसके मुताबिक और कहाँ पे डिप्लॉयड है। बट काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं, इसकी मदद से हमने 15 लोगों को जिंदा निकाल लिया था तुर्किया में। नाज़रीन, ये कैमरा है, आप देख सकते हैं यहाँ अंदर इन्होंने किसी को रखा हुआ है, ये बताने के लिए कि अगर इस तरह किसी कुएं में कोई फंस जाए और एक विजिबिलिटी ना हो, तो इस तरह एक छोटा सा सुराख करके यहाँ से देखा जा सकता है, और फिर पूरा ऑपरेशन होगा उसके बाद। राइट सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। रिजवान साहब, ये एयर एम्बुलेंस वही है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लॉन्च की गई? जी बिल्कुल, ये एयर एम्बुलेंस सिमुलेटर है। देखिए, एयर एम्बुलेंस के शुरू करने से पहले उसकी बहुत सारी कंडीशंस थी, बाकायदा हवाबाजी किस तरह होती है, उसमें किस तरीके से फिर एक एविएशन मेडिसिन क्या है, किस तरह हमने उनको ट्रेन करना है, किस तरह अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी बाकायदा ICAO की, इंटरनेशनल एविएशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सब चीज़ों को पूरा करना वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसेस। और उसके तहत फिर हमने बाकायदा ये अपना एक एयर एम्बुलेंस बाकायदा यहाँ पे बनाई, और उसके अंदर बाकायदा पूरा एक सिमुलेटर है, जिसके अंदर आप देख सकती हैं कि आपने किस तरीके से आपने एक पेशेंट को शिफ्ट। सर, आप मुझे बताएं कि ये खातून इतनी ऊपर से नीचे कैसे आई? जिसको भी हाइट फोबिया है वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता, और अब आपको ये करके दिखाएंगे किस तरह से हमें हाइट रेस्क्यू करना पड़ता है और कितना मुश्किल काम है। सो ये अब आ रही है, अब आप देखिए कि कितना मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। किसी को भी हाइट फोबिया है तो वो नहीं आ सकता। सर, बड़ी कामयाबी से ये खातून जो है वो नीचे आई है। जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि यही एक रेस्क्यूअर के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए कि जिसने इन चैलेंजिंग टास्क्स को जो है वो जो है एक्सेप्ट करना होता है और लोगों को बचाना होता है। ये इतना आसान काम नहीं है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस झंडे को हमें हमेशा बुलंद रखना है। बिल्कुल, इसकी सरबुलंदी जो है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये वो परचम है जिसको सरबुलंद रखना हम तमाम पाकिस्तानियों पर फ़र्ज़ है, और क्योंकि रिजवान साहब ने तो इसको हमेशा बुलंद रखा है और 2004 से यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कामयाबी और कामरानी के साथ, तो हम इसी तरह दुआगो हैं कि ना सिर्फ रेस्क्यू 1122 मगर दीगर इदारे भी इसी से इंस्पिरेशन लें, इसी के तर्ज पर काम करें और ख़ुद को इतना अच्छा बनाएं कि वो फ़ख्र पाकिस्तान बन सके। और ये मैं कमाल साहब को हैंड ओवर कर रही हूँ, और इसी के साथ आप तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बान। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ऐद करता हूँ कि बतौर इमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खुलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस इमरजेंसी सर्विस में खिदमत सर अंजाम दूंगा।